हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो इसी बीच हम आपका जो बिहार बोर्ड ने जो एक ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया है, आपकी हिंदी नॉन हिंदी का जो आप पढ़ते हैं, द्वितीय भाषा जिसका भी है वो हिंदी, उसका हम लेकर आ गए। वो इसमें आपका 100 ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोगों को क्या क्या दिशा निर्देश दिया गया है। देखिए, पहले जो दिशा निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थी ओमार पत्र पर अपना पत्र पुस्तिका यानी 10 अंकों का अवश्य लिखना है उसको। ठीक है, ओमार में लिखना है आप लोगों को। यानी जो साइड में आपको दिखेगा वहाँ पर ओमार में या ऊपर में देखने को ऐसे मिलेगा 10 अंक का, पहले वो भरना है। ठीक है, उस भरने के बाद आपको क्या करना है, दूसरा क्या करना है, दूसरा कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। उसके बाद तीसरा है दाहिने और हाशिए पर दिए गए पूर्ण अंक निर्दिष्ट करते हैं। इस साइड में जो है ना, जैसे 5 लिखा, 2 लिखा, तो ये सभी जो अंक है ना वो आपका अंक को दर्शाता है, तो ये लिखा गया है। ठीक है, आगे है चौथा, देखें, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को 15 मिनट अतिरिक्त समय दिया गया है। ये परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए क्वेश्चन को 15 मिनट अधिक दिया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि यह प्रश्न पुस्तिका को 2 खंडों में, खंड ओ और खंड ब में बांटा गया है। खंड ओ में आपको शायद मिलेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इसमें कहा गया है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि खंड ओ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें किसी 50 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्न से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। इसका कहने का मतलब है ये कि आप अगर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर अगर दे देते हैं तो आपका 1 से लेकर 50 तक का ही जितना है क्वेश्चन का आंसर दिए हैं वही गिनती किया जाएगा। वो आपका 100 तक गिनती नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक ज़रूर है कि आप लोग जैसे ही 45 हो जाए तो आप लोग ध्यान से पढ़ना है। लिखते 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 आपको क्या करना, रंगाते रंगाते 50 तक पहुँचना है। इसलिए ये सब ध्यान में आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं, ये जानकारी हो गई आपका। अब आगे कुछ हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखो कहा गया है, पहला आपका क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना किसी देरी का। ये सब चीज़ें था। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में, देवनागरी में, फारसी में या रोमन में? तो ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो देवनागरी में लिखा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। कहता है कि स्वर मात्राओं की तथा अनुस्वार एवं विसर्ग रहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? देखो, स्वर मात्राओं तथा अनुस्वार और विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण, ठीक है, इन 12 रूप होते हैं, इन्हें परंपरा को क्या कहते हैं? देवनागरी कहते हैं, गुरुमुखी कहते हैं, या 12 मुखी या 12 खड़ी। तो आप लोग पढ़े होंगे, जैसे को आकर, को हर्षी कर, को दीर्घी कर, तो ये 12 खड़ी है। ठीक है, तो ये सही भी क्या हमारा 12 खड़ी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग बात करते हैं। आगे आपका है तीसरा नंबर है, कहता है कि स और र कौन सा वर्ण बनाता है? स, सर, स्र और सर। तो स और र मिलकर बनता है आपका श्र। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। ठीक है, श्र बनाता है। आगे चलते, यदि तत्सम शब्दों में स हो तो उसके तद्भव शब्दों में स के स्थान पर क्या आता है? तो आप लोग कभी तत्सम का नियम पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि जहाँ पर स आएगा तत्सम शब्द में, तो तद्भव शब्द में स के स्थान पर क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो चौथा का आंसर जो हो जाएगा, आंसर सही ये हो जाएगा। तो ये वाला स आता है, इसको तालब से कहते हैं, इसको मूर्धन्य स कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला स आता है। चलते हैं आगे हम लोग पाँचवा क्वेश्चन करते हैं। पाँचवा कहता है प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, तालव्य या मूर्धा या ओष्ठ? प पढ़िए, प पढ़ेंगे तो ओट पे आता है, यानी ओट पे, जिसको कहते हैं ओष्ठ भी कहते हैं, तो ये ओष्ठ हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में, कहता है निम्न में कौन सा पंचमा अक्षर एक वर्ण है? पांचवा अक्षर यानी क, ख, ग, घ और अंग। तो ये वाला जो अक्षर कौन से में आ रहा है, देखना, पांचवा अक्षर में। वर्ग तो है सब आपका, जैसे क वर्ग से प वर्ग तक, तो इसमें पांचवा अक्षर में कौन सा, देखो यहाँ पर है, बहुत तो नहीं है, शुरुआती वाला है, मो भी बीच का और थ भी है, तो प फ ब भ म, तो ये मो आ जाएगा, लास्ट में मो आता है ना, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा पांचवा अक्षर में। आगे चलते हम लोग बात करते हैं। सातवां कहता है आपका कि अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना ही व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? जो अनुस्वार है, जैसे ओ अनुस्वार लिखते हैं, या अनुस्वार जो है ना ही विसर्ग है और ना ही स्वर है और ना ही व्यंजन है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? तो ये बताना है। ठीक है, तो अनुस्वार ना ही स्वर है आपका, ना ही विसर्ग है और ना ही व्यंजन है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्लुत कहते हैं, अल्पप्राण कहते हैं, या अनुतान कहते हैं, या अयोगवाह कहते हैं? तो इसी को कहते हैं हम लोग अयोगवाह कहते हैं। ठीक है,
क्योंकि अनुस्वार ना ही विसर्ग है आपका, ना ही स्वर है, ना ही व्यंजन है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, अयोगवाह कहते हैं। आगे चलते हम लोग बात करते हैं औ वर्ण का उच्चारण स्थान है। औ का पढ़ के देखना आप लोग, कंठोष्ठ में या दंतोष्ठ में या कंठालय में, कंठाय में। ओ पढ़ना, ओ देखो, ओ किस में आ रहा है आपका, ओ कंठ, देखो ओ, तो कंठ में देखना, कंठ से आवाज निकलती है, इसलिए कंठोष्ठ कहते हैं इसको, ठीक है, कंठोष्ठ। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद है वृद्धा अक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, वृद्धा अक्षर की, ठीक है, अंतिम ध्वनि क्या होती है, अंतिम ध्वनि होती है वृद्धाक्षर की, स्वर होती है, व्यंजन होती है, या संप्रक्त होती है, संयुक्त होती है। तो अंतिम ध्वनि क्या होती है, स्वर होती है, ठीक है। जैसे क पढ़िए कोई भी अक्षर में, तो क, उसमें ओ का ध्वनि निकलेगा, ख तो ओ का ध्वनि निकलेगा, क, ओ का, यानी लास्ट में आप लोगों का ये आपका स्वर आता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या ध्वनि होती है उसमें, स्वर का। आगे चलते हम लोग, 10वां कहता है आपका, 10वां क्वेश्चन है कि वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच में जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं। वक्ता के द्वारा, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा उच्चारण के क्रम में, यानी किसी वर्ड को बोलने में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं, स्वराघात, अनुतान, संगम या अव्यय। तो ये स्वराघात भी नहीं होगा, अनुतान भी नहीं होता है, उसे कहते हैं संगम यानी मिलन, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसे कहते हैं दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं तो उनके विकार को क्या कहते हैं हम लोग, कारक कहते हैं, समास कहते हैं, या अवयव कहते हैं, या संधि कहते हैं। तो उनको याद याद करना आप लोग, उनको संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलेंगे तो उनके विकार को क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। आगे चलते हम लोग बात करते हैं समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं। अवयवी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्विकी। देखो आप लोग पढ़े होंगे, समास में आए पदों को छोड़कर, ठीक है, अन्य अन्य पदार्थों की प्रधानता होती है, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी जिसको कहते हैं ना, देते हैं, तब उनको कौन सा समास कहते हैं, ये याद रखना। तो उनको कहते हैं बहुब्रीहि समास, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है, हरफनमौला, सत्सई, धर्मना या प्रत्यंग। तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा आपका प्रत्यंग, प्रति अंग, प्रति जोड़ अंग मिलकर बना है प्रत्यंग। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पहला जो आपका जो होता है ना, वो पहला जो शब्द होता है वो अंक होता है, और दूसरा जो होता है वो, मीन पहले तत्पुरुष में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, इसलिए प्रति अंग हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। यश जोड़ धरा, यश जो धरा, यशो जोड़ धरा, यश जोड़ धरा। तो देखो ओ जो है ना, यहाँ पर आपका हरस्व का आपका यहाँ पर ये हो जाता है, ठीक है। आप लोग जब संधि का आप लोग नियम पढ़ेंगे तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा, या संधि बहुत सारे देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो यश जोड़ धरा जो हो जाएगा इसका सही रूप हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग, 15वां क्वेश्चन कहता है उड्डयन का सही संधि विच्छेद होगा। उड़ जोड़ डयन, उड़ जोड़ डयन, उड़ जोड़ अयन, उत जोड़ डयन। तो बताना है 15 का ऑप्शन सही, तो उसमें जो हो जाएगा उत जोड़ डयन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, ज्योत्सना, प्रज्वलित, कृतज्ञ, भस्तीभूत। इसमें बताना है सही वाला कौन सा हो जाएगा, निम्न में कौन सा शुद्ध शब्द होगा, शुद्ध शब्द, ठीक है। तो ये आपका कृत्य करते नहीं होता है, ये भी नहीं होगा। प्रज्वलित, ये यहाँ पर गलत लग रहा है। ज्योत्सना भी गलत है, ठीक है। ये भस्मीभूत जो है ना, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है, शुद्ध की बात नहीं कर रहा है, अशुद्ध है। प्रसाद, पिशाच, अमीश, भूधर। तो प्रसाद ऐसे नहीं होता है, आप लोगों को देखेंगे प्रसाद ऐसे होता है, ये वाला सौ, ठीक है। तो यहाँ पर अशुद्ध की बात करता है, तो अशुद्ध का अशुद्ध आंसर सही हो जाएगा प्रसाद। उसके बाद निम्न कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक यानी ये वाला चिन्ह देते हैं, इसी को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको बताना ये वाला है, या ये वाला, या ये वाला, या ये वाला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो कुछ व्याकरण में आपको भारी वाला भी आएगा और कुछ हल्का वाला भी आएगा, तो इसमें बहुत सारा ऐसा देखे होंगे जो कि आप लोग पहले नहीं पढ़ेंगे ऐसा लगता है, लेकिन जब आप व्याकरण के सभी नियम को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं, कहते हैं दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच विराम चिन्ह लगाया जाता है, अल्पविराम, उपविराम, लाघव या योजक। तो दो विराम चिन्हों के बीच कौन सा शब्द, ये विराम चिन्ह, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह लगाया जाता है। तो ये बताना है आपको, जैसे कि आपका आसमान होता है, ठीक है, और इसका उल्टा होता है, ठीक है, इसका उल्टा होता है जमीन। तो ये वाला जो चिन्ह लगाते हैं, ये योजक कौन सा चिन्ह होता है, ठीक है, ये वाला।
तो आपको बताना है कौन सा चिन्ह लगाते हैं, अल्पविराम, उपविराम, लाघव या योजक। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा उसे योजक चिन्ह कहते हैं, ये वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2 भेद है, 3 भेद है, 3, 4 या 6। तो रचना के आधार पर आपका जो शब्द के जो भेद होते हैं वो आपका 2 होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और यौगरूढ़। ठीक है, तो आपका 3 आंसर हो जाएगा। अगर वही रचना के आधार पर नहीं होते, सिंपल होता बनावट के आधार पर, तो 2 हो सकता था। तो अगर रचना के आधार पर पूछ दिया तो यह 3 आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं आगे, हम लोग बात करते हैं 21 का। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? सुलह, ओट, कर्पूर, कौड़ी। तो इसमें बताना है 21 का ऑप्शन हो जाएगा सही, ओट है तद्भव शब्द। आगे है आपका, निम्न में कौन सा वर्ण संकर शब्द है? इच्छु, ससुर, आलमगंज, लाठी चार्ज। तो लाठी चार्ज जो है ना, देखो संकर शब्द इसको कहते हैं जिसमें 2 अलग अलग भाषा से लिया गया शब्द है। जैसे यहाँ पर देखो आप लोग, लाठी और चार्ज, तो यहाँ पर चार्ज आपका इंग्लिश आ जाएगा और लाठी हिंदी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो लाठी और चार्ज है ना वो संकर शब्द है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सोना, झप्पा, पटना, करुणा। तो ये झप्पा भी आप लोगों का कोई जगह का नाम तो नहीं है, करुणा किसी का नाम है, सोना है, तो व्यक्तिवाचक पूछ रहा है ना। ठीक है, संज्ञा नहीं पूछ रहा है, तो ये सभी संज्ञा के अंदर बताया जाएगा। पटना किसी जगह का नाम है और फेमस नाम है, इसीलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, आगे चलते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे उसे कौन सा संज्ञा कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो 24 का आपको आंसर बताना है। तो जिसमें क्या करता है कि किसी का गुण, दशा, दशा का गुण और दशा का जहाँ पर बात आ जाए तो वो भाव के अंतर्गत आता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। समूह में समूह का आएगा, जाति में किसी जाति का आता है। ठीक है, द्रव्यों में किसी समान का आता है। तो किसी का गुण जो आएगा ना वो भाववाचक में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या व्यक्ति की नर या मादा का बोध हो उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? वचन, कारक, अवयव या लिंग। तो व्यक्ति की नर या मादा किस में पढ़ते हैं हम लोग? किसी लिंग में पढ़ते हैं ना, ये जेंडर में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? लिंग कहते हैं। ठीक है, व्याकरण में। ऑप्शन आपका डी सही हो गया। उसके बाद 26 का आंसर है, ऑप्शन 26 क्वेश्चन कहता है कि जिस वाक्यों में लगना, जाना, सकना या चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो ये बताना है आप लोगों को कि लगना, जाना, सकना, चूकना सहायक क्रिया आती है तो उसमें कौन सा वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? तो आपको सही आंसर बताना है। तो आपका उसमें ने शब्द नहीं आता है कभी। ठीक है, जैसे कि लगने में या लगना में या जाना में हो सकता है, के हो सकता है, हो सकता है, लेकिन जाने, लगना में ने नहीं हो सकता है। ठीक है, सहायक क्रिया में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद हरि मोहन को रुपये देता है, इस वाक्य में किस कारक का है? ठीक है, हरि मोहन को, देखो यहाँ पर को आ रहा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कारक में, कर्ता ने कर्म को, करण से अपादान को, तो अपादान आ गया ना, तो अपादान हो जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है आगे आपका 28 क्वेश्चन, 28 नंबर है, श्रीमती का बहुवचन है। श्रीमतियों, श्रीमतियाँ, श्रीमती लोग, श्रीमतियों। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर सही हो जाएगा वो श्रीमतियाँ हो जाएगा, इसका बहुवचन, सिंगुलर प्लूरल जिसको कहते हैं। तो इसका श्रीमती तो एक वचन हो गया, इसका बहुवचन हो गया श्रीमतियाँ। उसके बाद है, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? खिंचाव, चमक, खपत, वकालत। देखो जब भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात आ जाएगा ना तो उससे कोई शब्द बताना है। ठीक है, शब्द, हमारे पैर में, जैसे कि हमारे पैर में खिंचाव आ रहा है, तो रहा है, तो ये आपका पुल्लिंग बन गया। इसमें बहुत चमक है, या ये बहुत चमकीला होता है, सोना बहुत चमकीला होता है, या सोना में बहुत चमक होता है, तो ये भी आपका पुरुष हो गया। खपत, बिजली बहुत खपत होता है, तो ये भी नहीं होगा आपका। वकालत, उसने वकालत की या उसने वकालत की पढ़ाई की, तो यहाँ पर आपका स्त्रीलिंग आ जाता है। ठीक है, तो 29 का जो आंसर आपका जो सही हो जाएगा, मेरे पाँव में खिंचाव आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 29 का। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? अंगूर, कीचड़, पर्दा या छत।
इसमें बताना है कि कौन सा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो बताना है स्त्रीलिंग बताना है, स्त्रीलिंग बताना है। तो अंगूर मीठा होता है, कीचड़ बहुत है, या कमल कीचड़ में खिलता है, तो ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। ये पर्दा खींच दो, या ये पर्दा हटा, ये पर्दा बहुत गंदा है। ठीक है, ये छत बहुत ऊंचा है, या ये छत बहुत सुंदर है। तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द जो आ जाएगा ना वो छत होगा 30 का, तो आप लोग देख लेना ये, तो डी सही हो जाएगा। आगे है कि वाक्य से अलग रहने वाले शब्द कहते हैं, किंतु जब किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है तब क्या कहलाते हैं। वाक्य में रहने वाले जो होते हैं ना शब्दों को शब्द ही कहते हैं, लेकिन जब उसको पिरो दिया जाता है यानी माला की तरह कर दिया जाता है तो उनको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, मात्रा कहते हैं, पद कहते हैं, या वर्तनी कहते हैं। देखो शब्द तो ये अभी कह ही रहा है, मात्रा तो ये आपका जैसे हर्षी द्री ये हो गया, वर्तनी इसका सही स्पेलिंग जिसको कहते हैं। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा वो पद होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है। पाठक या श्रोता, लेखक या वक्ता, लेखक और श्रोता को अन्य छोड़कर लोग, इनमें से सभी। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा लेखक या वक्ता। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग बात करेंगे हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 8, 11, 6 या 10। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, 11 है। स्वर भी आपका 11 है। जो विशेषण विशेष या और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं, सर्वनामिक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण, विशेष विशेषण, विधेय विशेषण। तो 34 का सही आंसर बताना है आपको। तो जो विशेषण विशेष क्रिया के बीच आएगा उसे कहते हैं विधेय विशेषण। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 34 का। आगे है मोहन पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में परिविशेषण क्या है, विशेषण का विशेषण। मोहन पढ़ने बहुत या तेज, तो तेज जो शब्द है ना वो परिविशेषण है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर का देखो क्वेश्चन है कि व्युत्पत्ति तथा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने तरह की होती है, 2 तरह के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो 36 का जो आंसर सही रहेगा ना, व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं धातु, तो 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 नंबर है क्वेश्चन, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक धातु, योगात्मक धातु, नाम धातु या मूल धातु। तो जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, संज्ञा या विशेषण से बने धातु को क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो उसे कहते हैं हम लोग नाम धातु कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो 37 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है, काल बताना है। मैंने आम खाया है सामान्य वर्तमान में, आसन्न भूत में, या हेम हेतु भविष्य में, या तत्कालिक वर्तमान में। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आसन्न भूत में। आगे चलते हम लोग बात करते हैं ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कोई विकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, कारक, संधि, समास या अवयव। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ऑप्शन डी से। उसके बाद है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, क्रिया विशेषण के कितने भेद, 3, 4, 5, 6। तो 40 का ऑप्शन सही हो जाएगा, वो आपका 3 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, प्रयोग की दृष्टि से 3 भेद होते हैं। निम्न में कौन सा तुलनात्मक निपात है, मत, सिर्फ, जी, सा। तो 41 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा तुलनात्मक, यानी वो मेरे सा या ये छोटा सा आदमी है, तो तुलना बोधक में आता है, निपात में सा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बने होते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलते हैं, जिनका खंड सार्थक होता है और सामान्य अर्थ सूचक होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, 42 का ऑप्शन सही हो जाएगा, यौगिक कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, यौगिक शब्द कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आक्रमण शब्द में उपसर्ग है, आक्रमण है, तो यहाँ पर आक्रमण, आकर जोड़ मन हो जाएगा। ठीक है, तो 43 का जो हो जाएगा उपसर्ग यानी पहले हो जाएगा, आकर और मन, तो पहला वाला जो वर्ड होता है आपका वो उपसर्ग होता है और लास्ट में प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर आकर कहाँ पर दिख रहा है, 43 का आक जोड़ क्रमण, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है आगे आपका 44 नंबर,
पूजापा शब्द में प्रत्यय है, यानी अंत में कौन सा, पूजा जोड़ पा या पूज जोड़ आपा। तो 44 का आपको सही बताना है। तो पूजा जोड़ पा, तो यहाँ पर पा जो शब्द है वो प्रत्यय है आपका। उसमें बताना है आगे आपको कि निम्न में कौन सा सरल वाक्य है। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, सूर्योदय हुआ को हंसा जाता रहा, जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान भी सभी करते हैं, उसने न केवल गरीबी को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो यहाँ पर सबसे आपको आसान सा कौन सा दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ना, वह स्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये सभी भारी शब्द है। उसके बाद आगे निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है, शुद्ध बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। दूसरा नंबर है पशुओं का झुंड चारों की ओर चाह में घूम रहा था। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। भारतीय को चाहिए कि अपने बच्चे को बताए कि ये भारत हमारा है। तो 46 का ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर जो सही हो गया शुद्ध में, पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था, ये वाला सही हो जाएगा। हमारे यहाँ तरुण या नवयुवकों की शिक्षा की नहीं हो जाएगा, नवयुवक युवक में जवान हो गया, तो इनमें की गलत हो जाएगा। इसके बाद यह कविता अनेक प्रकार के भावों को प्रकट करता है होगा, तो ये नहीं होगा। भारतीय को चाहिए कि अपने बच्चे को यह बताए कि हमारा भारत है, कि यह हमारा भारत है। यहाँ पर ये छूट रहा है इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। उसके बाद समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है अरविंद, सवैंद, अर्णव या पतंग। तो ये तीनों नहीं है, कौन सा है, अर्णव है। पर्यायवाची कम से कम आपको 100 याद रहना चाहिए तभी ये बता सकेंगे, ठीक है। अब चलते हैं, विपरीतार्थक शब्द है यानी उल्टा शब्द है। कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है सौम्य, शुक्ल, मुक्त या स्वच्छ। तो कृष्ण का विपरीतार्थक शब्द होता है शुक्ल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा। जो नभ में चलता है उसके लिए क्या कहते हैं, और लेकिन निशाचर, खेचर या आपका प्रत्ययगत। तो 49 का सही हो जाएगा ऑप्शन खेचर। उसे क्या कहते हैं, खेचर, जो नभ में चलता है आकाश में चलता है। आँखें मूंदना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना, नजर बचाना, उदासीन हो जाना, सावधान होना। तो इसको कहते हैं नजर बचाना, आँखें मूंदना का, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब करते हैं हम लोग 51 का। हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का अर्थ होगा नुकसान के बिना काम हो जाना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, कठिन काम संपन्न करना, कम लाभ अधिक खर्च। यानी हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका मतलब बताना है लोकोक्ति का, यानी जो आपका मुहावरा है इसका अर्थ बताना है कि क्या होगा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, नुकसान के बिना काम हो जाना, यानी हाथ कंगन का आरसी होना, किसी नुकसान का, ठीक है, तो उनका काम हो जाता है, उसे कहते हैं नुकसान के बिना काम हो जाना। आगे चलते हम लोग। तू जिंदा है खाली जगह शीर्षक कविता के कवि कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मोहम्मद इकबाल, गोपाल सिंह नेपाली, अरुण कमल। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। उसके बाद है 53 नंबर, ईदगाह कहानी के शीर्षक में दुकानदार से सबसे बड़ी मुश्किल मोल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसे में लिया। तो उनके पास टोटल 4 पैसे थे, उनमें से मोल भाव करके उन्होंने 3 पैसे में लिया था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या करते थे, नाच करते थे, गा रहे थे, या आपस में गले मिल रहे थे या झगड़ा कर रहे थे। तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि आपस में गले मिल रहे थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है 55 नंबर, कि कवि के अनुसार वो कौन होते हैं जो अपने काम को दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, बातवीर, बलवीर, धर्मवीर का या कर्मवीर। तो इनमें से सही हो जाएगा कर्मवीर, डी, ठीक। आगे चलते हम लोग बात करते हैं विभव शब्द का अर्थ होता है ऐश्वर्य, भाग्य या चमकीला या भव्य, ठीक है। तो विभव का अर्थ होता है ऐश्वर्य, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम बोले थे आप लोगों को जो कहानी पढ़ाते थे आप लोगों का पाठ, उसमें आपको शब्द का अर्थ जरूर करिएगा, तो हम कराए थे। तो यहाँ पर देखो विभव का हम कराए थे, तो ऐश्वर्य यहाँ पर मॉडल पेपर में आया है, ठीक है। आगे चलते हम लोग बात करते हैं बाल गोविंद भगत शीर्षक के पाठ साहित्य में कौन सा विद्या रचित है, निबंध, जीवनी, रेखा चित्र या यात्रा वृत्तांत। तो बाल गोविंद भगत जो है ना वो एक रेखा चित्र है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा विद्या में, ठीक है। उसके बाद है बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव, राम वृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद या आचार्य शिवपूजन सहाय। तो बाल गोविंद भगत के रचयिता कौन है, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। आगे चलते हम लोग बात करते हैं कि पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें से कौन सा झरना सबसे बड़ा निराला है, पेरवा घाव का झरना, दस्सम का झरना, हिरनी का झरना या हुंटू का झरना। तो उनमें से सबसे जो छोटा नागपुर में दर्शनीय झरना है तो वो कहते हैं हुंटू का झरना है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
उसके बाद आगे है 60 नंबर, पठित पाठ के आधार पर बताए कि किसने कहा कि साध्य की पवित्रता एवं महानता तभी महान है जब उनका साधन भी महान हो। महात्मा गांधी ने, कामता प्रसाद काम ने, मोहम्मद इकबाल ने या प्रेमचंद्र ने? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लिया? गुस्सा के कारण, धन ऐंठने के कारण, बातचीत करने के आनंद के लोभ में, बदला लेने के कारण? तो मैं ये सही जो आंसर हो जाएगा, बातचीत करने के लोभ में उसका कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में कौन से कवि के दोहे में गागर में सागर है? मोहम्मद इकबाल, बिहारी, करुण कमल, नरोत्तम दास? तो बिहारी जो है कवि, उनके दोहे में गागर में सागर है। उनके दोहे जो होते हैं उनमें बहुत ही मिठास होते हैं और अंदर तक गहराई में जाकर जब सोचेंगे तो बहुत ही अच्छा अर्थ देता है। पाठ्य पुस्तक में कौन सा शीर्षक कहानी की आंचलिक कहानी है जिनमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ठेस, गीतका, खेमा या इनमें से कोई नहीं? तो मिथिलांचल के जो संस्कृति को प्रभावी दर्शन कराता है वो ठेस है, ऑप्शन ए। ठीक है, जिनके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी को छूकर श्रीचंद कसम खाता है, अब यह काम नहीं करूंगा, अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने घरवाली की या खुद की? तो 64 का आंसर सही बताना है आप लोगों को, क्या होगा? तो 64 के ऑप्शन में सही होगा, खुद की कसम खाकर वो कहता है कि कसम खा के कहता हूँ कि अब क्या करता है कि ये काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो खुद की कसम खाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नैनू शब्द का अर्थ होता है मक्खन, नमकीन, विशेष प्रकार की चटाई, एक प्रकार की घास? तो नैनू का अर्थ होता है मक्खन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों जयफो मोहब्बत करना। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से है? तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, कर्मवीर से, खुशबू बरसते हैं, बच्चे की दुआ? तो ये आपका बच्चे की दुआ में शामिल है। ठीक है, जाएगा। आगे चलते हैं, हम लोग बात करते हैं अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ के साहित्य की विद्या में रचित है? कहानी, रेखाचित्र, एकांकी या निबंध? ये विद्या बताना आपको। ठीक है, तो ये एक एकांकित के तौर पर दिया गया, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे चलते हम लोग बात करते हैं 68 का। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सरदार पीले वस्त्र धारण किए हैं, उनके सामने कौन बैठे हैं? अशोक के पिता, एक बौद्ध भिक्षु, कलिंग के राजा, मगध के महाराजा गुरु? तो जब अशोक सम्राट त्याग कर लेते हैं कि अब स्त्री का वध नहीं करूंगा, तो उसके बाद उसके सामने एक बौद्ध भिक्षुक बैठते हैं और कहते हैं बुद्ध शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। तो एक बौद्ध भिक्षुक उसके सामने बैठे रहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे कहता है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनकी विभव से वृद्धि से जलता था? जज साहब के, डॉक्टर साहब के, मास्टर साहब के या बीमा एजेंट वाले से? तो उनके जो पड़ोसी थे ना बीमा एजेंट वाले, उनके तड़क भड़क से कौन जलते थे? वकील साहब, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय जोरों का ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आकार हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती है? ये किसने कहा था आपको बताना है। नित्से ने, वकील साहब ने, बीमा एजेंट या विद्यासागर ने कहा था? ठीक है, तो ये बात ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहा था कि ये बाजार की मक्खियां हैं जो कारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, नीतिकाल के या आधुनिक काल के? तो वो भक्ति काल के कवि थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। मोको ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में? प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास, बिहारी, नरोत्तम दास, गोपाल सिंह नेपाली? तो ये कबीरदास ने ये पद लिखा था। ठीक है, ये तो आगे चलते हैं हम लोग। 73 का कहता है किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? भद्रक यक्ष ने या धनपाल यक्ष, इंदल यक्ष या विक्रम यक्ष? तो 73 का ऑप्शन सही हो जाएगा डी, विक्रम यक्ष, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, दीदी कहता है आगे 74 का दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 6 में, 7 में, 5 में या 8 में? तो वो 8वीं कक्षा में पढ़ती है संजू। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 75 का क्वेश्चन नंबर कहता है दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद किस स्कूल में पढ़ती थी, वो कहाँ चलता था? जंगल में, रेल के डिब्बों में, गांव में या अस्पताल में? तो वो तोतो चांद जो थे ना, एक लड़की थी, तो वो शिक्षा कहाँ पर हासिल करती थी? रेल के डिब्बों, 6 डिब्बों में। ठीक है, तो उनको पढ़ने का ज़्यादा शौक था और रेल में पढ़ाई की उन्होंने, तो एक प्रेरणादायक कहानी थी। उसके बाद आगे 76 पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, नरोत्तम दास, करुण कमल या मोहम्मद इकबाल? तो उनके जो कवि हैं वो कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, तो ऑप्शन ए सही हो जाए। आगे चलते हैं कि पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? मोर, चकोर, पीपल या मेंढक? तो मेंढक जो है ना रात भर रो रो कर भोर कर देता है, तो ऑप्शन
डी सही हो जाएगा। उसके बाद आगे है 78 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, रामाकांत त्रिपाठी निराला पर, रविकांत त्रिपाठी निराला पर या भोज्यकांत त्रिपाठी निराला पर? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर ये प्रभावित साहित्यकार पर लिखा गया है। दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कामता प्रसाद सिंह काम, आचार्य शिव पूजन सहाय, रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आचार्य शिव पूजन सहाय। आगे 80 नंबर का क्वेश्चन कहता है खेमा शीर्षक कहानी किस समाज की कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? जाति प्रथा के, दहेज प्रथा के, लिंग प्रथा के या बाल मजदूरी के? तो खेमा जो कहानी है वो बाल मजदूरी को उभारने वाली कहानी है। आगे है खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? लेखक खेमा कसारा या खेमा के पिता? तो कसारा उनके मालिक हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 82 का है, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? पटाखा, लट्टू, अगरबत्तियां या घड़ी? तो गंदे लोग क्या बनाते हैं? बोला आपके अगरबत्तियां बनाते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवि अरुण कमल के अनुसार उभरने नसों वाली, घिसे नाखून वाले, गंदे हाथ, कटे फटे हाथ, जख्मों से फटे हाथ क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं, खुशबू रचते हैं, प्रार्थना करते हैं, कूड़ा चुनते हैं? तो वो क्या करते हैं? खुशबू रचते हैं हाथ। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद 84 है आपका, कहते हैं पठित पाठ के अनुसार बताएं कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चे जुलिस की नेत्री के रूप में तन खड़ी हो गई? कदम, जैनब खानम, गुड़िया या सोनी? तो कदम थी ना, वो छोटे बच्चों के बाल मजदूरों के वो एक हिसाब से नेता थे, तो कदम उसके सामने क्या करती है? खड़ी हो जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था रामा ठाकुर, गोकुल ठाकुर या दसाई ठाकुर या भीम ठाकुर? तो उनके पिता का नाम था, आपको बताना है, गोकुल ठाकुर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, बात करेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? जीवनी, रेखा चित्र, कहानी या निबंध? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ में कौन सी विद्या है जननायक कर्पूरी ठाकुर? तो उनकी जीवनी को लिखा गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद कल्पतरु शब्द का अर्थ होता है गरीब, प्रार्थना, उद्देश्य या इच्छा पूर्ति करने वाला पेड़, काल्पनिक पेड़। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, काल्पनिक पेड़ होता है इच्छा पूर्ति करने वाला। ठीक है, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 एवं 1970 में बिहार सरकार के इस पद को सुशोभित किया? गृह मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री या पशुपालन मंत्री? तो उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किया 1970 से 1977 तक। इसके बाद है झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत की अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। विलियम हेटन, चार्ल्स कैंगिन ने, लॉर्ड माउंटबेटन या डलहौजी ने? तो 90 का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद कानपुर के नाना की मुँह बोली या छबीली कौन थी? कान्हा, छलकारी, मुंद्रा या लक्ष्मीबाई? तो ऑप्शन सही हो जाएगा लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी। उसके बाद है झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवित्री है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजोबाई या अनामिका? तो उनकी कवित्री हैं, जो लेखक हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। उसके बाद चिकित्सा के चक्कर में शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बेढा बनारसी, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी या बंशीधर श्रीवास्तव? तो इनका सही जो आंसर हो जाएगा वो बेढा बनारसी जी हैं। आगे चलते हम लोग, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चौहान नाथ कातरजी कहाँ से SRBS थे? न्यूयॉर्क से, दिल्ली, लंदन से, पटना से या ढाका से? तो उन्होंने लंदन से SRF की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद पलचौंडे में लेखक बेढा बनारसी के अनुसार वो कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? तो वो थे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब या राय कृष्णदास या चूहा कातरजी या हकीम साहब? तो वो चूहा कातरजी थे। उसके बाद प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है सावधानी, प्रकट होना, तरोजरा या समाचार? तो प्रादुर्भाव का होता है आपका प्रकट होना। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद संतुलन पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने सुदामा को द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया? सुदामा के पिता ने, सुदामा की पत्नी ने, सुदामा के भाइयों ने, सुदामा के मित्रों ने? सुदामा की पत्नी ने सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी।
सुदामा चरित्र शीर्षक के काव्य भाषा है ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या मैथिली। तो 98 का बताना है आपको सही आंसर। तो वो किस भाषा में लिखा गया है? ब्रजभाषा में। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। इसके बाद सुदामा चरित्र शीर्षक कविता के कवि कौन है? हरिऔध बिहारी, नरोत्तम दास, कबीरदास। तो सुदामा चरित्र किसने लिखा है? नरोत्तम दास ने। उसके बाद और आप भटके हिरण के बच्चे शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? यानी यूट्यूब जो लिखा गया है तो वो इंग्लिश में लिखा गया, उनका अनुवाद किसने किया है ये बताना है। तो उनका अनुवाद किसने किया है ये बताना है, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध ने, शंकर शैलेंद्र ने, या गोपाल सिंह नेपाली या राजेंद्र सिंह मिश्र ने। तो उनका अनुवाद जो क्या है वो राजेंद्र सिंह मिश्र ने किया है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो हम लोग 1 से लेकर 100 तक का ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।